आज का अपना टॉपिक रहेगा अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा बोले या बाल विकास। अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा या बाल विकास अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक है। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर बात करेंगे हम आज अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा बोले या बाल विकास बोले, एक ही बात है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें करने जा रहे हैं। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या देखेंगे, अर्थ। इसका क्या देखेंगे हम, अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हम अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा का क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, अपना जो अधिगमकर्ता उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो देखेंगे। नेक्स्ट अभिवृद्धि, विकास हुआ अभिवृद्धि में अंतर देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके अंदर विकास की अवस्थाएं देखेंगे। कौन कौन सी चीजें करेंगे, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, विकास के क्या देखेंगे, मुख्य विकास के मुख्य नियम और मुख्य पहलू या आयाम, ये रहेंगे अपने। उसके बाद हम देखेंगे विकास के विशिष्ट सिद्धांत। बात करेंगे किसके, विकास के विशिष्ट सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है, सिद्धांतों की, तो ये चीजें करेंगे। अपने अधिगमकर्ता के विकास की जो अवधारणा टॉपिक है, जो बाल विकास है, उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषाएं वो देखेंगे, उसके बाद अधिगमकर्ता के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक जो तत्व होते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद विकास और अभिवृद्धि में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद विकास के मुख्य पहलू बोलेंगे या आयाम, उनको देखेंगे। और लास्ट में क्या बात करेंगे, विकास के विशिष्ट सिद्धांतों की क्या करेंगे, बात करेंगे। हम सिद्धांतों की बात करें तो कौन कौन से सिद्धांत देखेंगे इसके अंदर। ऑलरेडी हम क्या है, अधिगम में सिद्धांत देख चुके हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत है उनको यहाँ भी देखेंगे। तो जैसे कोलर का है नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलर का कौन सा सिद्धांत देखेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। इससे पहले हम अधिगम में क्या कर चुके हैं, इन सिद्धांतों को देख चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा सिद्धांत रहेगा अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का, उसका संबंध भी अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा से। फिर तीसरा बात करेंगे सिगमंड फ्राइड का अपना कौन सा, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड का कौन सा सिद्धांत देखेंगे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपना वाइगोत्स्की का सिद्धांत रहेगा। कौन किसका रहेगा, वाइगोत्स्की का। कौन सा सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद एरिक्सन का सिद्धांत देखेंगे। एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत रहेगा, एरिक्सन का रहेगा अपना मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन ने भी दिया वो रहेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत रहेगा। कौन सा रहेगा, संरचनावादी अधिगम कर्ता के विकास का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद मैं बात करूं इसके अर्थ और परिभाषा की, कि अधिगमकर्ता के विकास का क्या अर्थ होता है, अवधारणा इसका क्या अर्थ होता है। कि प्राचीन काल से ही क्या है, कि प्राचीन काल से ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ही क्या है, प्राचीन काल से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है कि आश्रमों की व्यवस्था की, 16 संस्कार तथा 4 पुरुषार्थों की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। प्राचीन काल से ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या है, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, 16 संस्कारों की और 4 पुरुषार्थों की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अपना जो ब्रह्मचारी जो आश्रम होता है उसका संबंध किससे होता है, ब्रह्मचारी आश्रम का संबंध किससे होता है, तो विद्या अर्जन से होता है। किससे होता है, विद्या अर्जन से होता है, जिसका प्रारंभ है वो योगोपवीत संस्कार से माना जाता है। यानी अपना जो ब्रह्मचारी जो आश्रम होता है उसका संबंध किससे होता है, विद्या अर्जन से होता है। और अपना जो उसका प्रारंभ किससे होता है, तो उसका प्रारंभ योगोपवीत संस्कार से माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं अपनी इसके समापन की, अपना जो इसका समापन है वो किससे माना जाता है, समावर्तन संस्कार से माना जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो भारतीय ऋषियों ने भी बताया है, भारतीय ऋषियों ने भी अधिगमकर्ता के कुछ गुण, कुछ विशेषताएं बताए हैं, जैसा कि हितोपदेश के अंदर लिखा गया है क्या, काकचेष्टा। क्या लिखा गया था, काकचेष्टा। ठीक है, बकोध्यानम, काकचेष्टा, बकोध्यानम, बकोध्यानम। नेक्स्ट क्या बताया गया था, स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा, ये बताया गया। एक और क्या बताया था, अल्पाहारी, अल्पाहारी। और क्या बताया लास्ट, ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी की। कि एक अधिगमकर्ता होता है, एक जो लर्नर होता है, भारतीय ऋषियों ने उसके अधिगमकर्ता के आवश्यक गुण या महत्व कुछ तत्व बताए, वो कौन कौन से बताए कि एक जो अधिगमकर्ता होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, काग चेष्टा, चेष्टा किसके समान, कौवे के समान। और ध्यान किसके समान होना चाहिए, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। और समान निद्रा यानी कि उसको कम सोना चाहिए, अल्पाहारी उसको कम खाना चाहिए, और ग्रह त्यागी की यानी जो अधिगमकर्ता होता है उसको क्या कर देना चाहिए, घर त्याग देना चाहिए। यदि ये सारे के सारे गुण जिस अधिगमकर्ता के अंदर है वो क्या है, एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा अधिगमकर्ता है। कौन कौन से गुण, क्वाक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी और ग्रह त्यागी की। इन सभी चीजों का उल्लेख कहा है हितोपदेश के अंदर, ये लिखा गया है। भारतीय ऋषियों ने बताया कि अधिगमकर्ता के आवश्यक गुण है कौन कौन से, ये, और इनका उल्लेख कहां पे है, अपने हितोपदेश के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो सबसे पहली परिभाषा रहेगी किसकी, हार्लोक की। किसकी परिभाषा देखते हैं, हार्लोक की। हार्लोक के अनुसार, तो हार्लोक के अनुसार विकास क्या होता है वो देखते हैं कि हार्लोक के अनुसार क्या है, विकास अभिवर्ती तक सीमित नहीं होता है। हार्लोक का क्या मानना है कि विकास, विकास अभिवर्ती तक, अभिवर्ती तक सीमित नहीं होता है, सीमित नहीं होता है, नहीं होता है। विकास वो क्या नहीं है, अभिवर्धी तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि 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 एक व्यवस्थित, व्यवस्थित व समानुगत, समानुगत परिवर्तन है। व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन है, परिवर्तन है, जो कि व्यक्ति को परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर ले जाता है, ले जाता है। यह परिभाषा अपनी किसकी रहेगी, हार्लोक की। हार्लोक का क्या मानना है कि जो विकास होता है वो अभिवर्धी तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि एक क्या है, व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन है, जो कि व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाता है। यह परिभाषा किसके अनुसार रहेगी, हार्लोक के अनुसार। यह परिभाषा किसने दी है, हार्लोक ने। दूसरी परिभाषा देखते हैं मुनरो की। किसकी रहेगी अपनी, मुनरो की। तो मुनरो का क्या मानना है वो देखते हैं कि विकास एक परिवर्तनशील क्या है, अवस्था है। विकास एक क्या है, विकास एक परिवर्तनशील, परिवर्तनशील श्रृंखला है। विकास क्या है, एक परिवर्तनशील श्रृंखला है, जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये परिभाषा किसकी रहेगी, मुनरो की। मुनरो का क्या मानना है कि जो विकास है वो एक क्या है, विकास एक परिवर्तनशील श्रृंखला होती है, जिसके अंदर बच्चा क्या है कि भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक क्या करता है, गुजरता है। वही क्या विकास है। ये परिभाषा किसके अनुसार रहेगी, मुनरो के अनुसार रहेगी। नेक्स्ट अपनी परिभाषा रहेगी टायलर के अनुसार। किसके अनुसार, टायलर के अनुसार। तो टायलर का क्या मानना है कि विकास एक वो निश्चित दिशा की ओर ले जाने वाला क्या है, मार्ग है। विकास एक निश्चित दिशा की ओर ले
जाने वाला मार्ग है। ठीक है, ये बात किसने कही है? टायलर ने। टायलर का क्या मानना है कि अपना जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने वाला क्या होता है? एक मार्ग होता है। ये बात किसने कही है? टायलर ने कही है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने देखते हैं निष्कर्ष रूप में बात करते हैं। अब क्या करते हैं इसके निष्कर्ष रूप में। ठीक है, इसका निष्कर्ष रूप में बात करते हैं कि व्यक्ति शरीर के आकार, ऊंचाई और भार में होने वाले परिवर्तन, क्या कह रहे हैं? शरीर के आकार, भार और ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन जिसका क्या है? मापन किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अभिवर्धी कहते हैं। अभिवर्धी कहते हैं। क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर के आकार, ऊंचाई और भार में यदि परिवर्तन होता है और यदि उस परिवर्तन का क्या किया जा सके? मापन किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? अभिवर्धी कहते हैं। ठीक है, न कि विकास कहेंगे। ठीक है, विकास हुआ है उसका मतलब क्या है? अभिवृद्धि भी हुई है, लेकिन ये नहीं है कि अभिवृद्धि हुई है उसका मतलब विकास हुआ है, ये नहीं हो सकता। हाँ, विकास हुआ है उसका मतलब क्या है? अभिवृद्धि हुई है, लेकिन अभिवृद्धि हुई है इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि बच्चे का क्या हुआ है? विकास हुआ है। जबकि शरीर के आकार, ऊंचाई व भार में परिवर्तन के साथ कार्यकुशलता व गुणात्मकता दोनों में, गुणात्मकता में वृद्धि होती है, तब उसे क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। होती है तो इसे विकास बोलते हैं या विकास कहते हैं। क्या रहेगा? यदि शरीर के आकार, ऊंचाई, भार में परिवर्तन है और उस परिवर्तन को मापा जाता है तब तो क्या कहलाएगी? अभिवृद्धि कहलाएगी। यदि शरीर के आकार, ऊंचाई, भार में परिवर्तन के साथ साथ उस व्यक्ति की कार्य कुशलता और गुणात्मकता में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विकास कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने 8 परिभाषा देख ली, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि एक बालक है उसके विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या तत्व होते हैं वो देखते हैं। तो कौन कौन से कारक तत्व होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला कारक या तत्व रहेगा अपना वंशानुक्रम। पहला कारक या तत्व क्या रहेगा? अपना वंशानुक्रम, जो कि बाल विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा रहेगा अपना कारक वातावरण। दूसरा क्या रहेगा? वातावरण। ठीक है। तीसरा अपना कारण क्या रहेगा? जन्म क्रमांक। जन्म क्रम बोले या जन्म क्रमांक। फिर भोजन या पोषण, भोजन बोले या पोषण। ठीक है, ये भी क्या करता है? बाल विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लिंग होता है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे किसकी? बुद्धि है। बुद्धि भी क्या करती है? बाल विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम करेंगे आयु या अवस्था। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? आयु बोले या अवस्था, ये भी क्या करती है? बाल विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी? प्रजाति। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? प्रजाति है। नंबर 9 पे क्या रहेगा? अपनी जो सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति।
ये भी क्या करती है, बाल विकास को प्रभावित करती है। फिर अपना नंबर 10 पे क्या रहेगा, कौन सा तत्व कारक है, तो शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, नेक्स्ट में बात करूं तो मानसिक स्वास्थ्य, क्या रहेगा अपना, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्या रहेगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, वो भी क्या करती है, बाल विकास को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी, तो नेक्स्ट अपना अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, बाल विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट और इसके अन्य तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहला अपना कौन सा कारक या तत्व है जो कि बाल विकास को प्रभावित करता है, तो वो रहेगा अपना वंशानुक्रम। दूसरा क्या अपना वातावरण आता है, फिर अपना जन्म क्रमांक आता है, फिर भोजन या पोषण आता है, फिर लिंग आता है, फिर बुद्धि, फिर आयु बोले या अवस्था। उसके बाद जो प्रजाति होती है वो भी क्या करती है, बाल विकास को प्रभावित करती है। फिर अब जो सामाजिक स्थिति है, जो समाज के अंदर जो स्थिति है या जो जाति होती है, सामाजिक स्थिति को हम क्या बोल सकते हैं, जाति बोल सकते हैं, वो भी क्या करती है, बाल विकास को प्रभावित करती है। फिर जो बालक है, जो व्यक्ति है, उसका जो शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो भी क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है। उसका जो मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो भी करता है। जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो भी क्या करती है, बाल विकास को प्रभावित करती हैं। और क्या है, अपनी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो भी क्या करती है, बाल विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 14 नंबर कौन सा तत्व, तो परिवार आता है। परिवार भी क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है। नंबर 15 पे क्या रहेगा, परिपक्वता, परिपक्वता भी क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट अपना कार्य क्या रहेगा, परिवार हो गया, परिपक्वता हो गया। नेक्स्ट बात करूंगा पड़ोस, पड़ोस भी क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद बात करें नंबर 17 पर, तो खेल का मैदान, खेल का मैदान, ये भी क्या करता है, बाल विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय भी क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, मित्र मंडली, क्या रहेगा, जो मित्र मंडली होती है वो भी क्या करती है, बाल विकास को प्रभावित करती है। अब प्रश्न पूछ ले, अब प्रश्न पूछ ले कि सामाजिक व नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है, सामाजिक व नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक या तत्व कौन सा है, तो अपना कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा अपना, ये सारे के सारे कारक, कौन से, परिवार, क्या परिवार है, परिपक्वता है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं इसको, इधर परिपक्वता, ये यहाँ पे परिवार, और यहाँ पे परिपक्वता ले लेते हैं, परिपक्वता। तो सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि सामाजिक व नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से होते हैं, तो क्या है, ये सभी रहेंगे अपना, क्या रहेंगे, ये सभी। अपना परिवार है वो भी सामाजिक व नैतिक विकास को प्रभावित करता है। अपना जो पड़ोस होता है वो भी सामाजिक व नैतिक विकास को प्रभावित करता है। अपना जो खेल का मैदान होता है वो भी सामाजिक और नैतिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अपना जो विद्यालय होता है, जो उसका वातावरण होता है वो क्या करता है, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। और जो मित्र मंडली होती है वो भी क्या करती है, सामाजिक और नैतिक विकास दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न क्या रहेगा अपना कि सामाजिक व, तो ध्यान में रखना कि सामाजिक व नैतिक विकास को, नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से रहेंगे कि नैतिक विकास व सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक पूछे तो अपने कितने कारक हैं, 5 कारक हैं। कौन कौन से रहेगा, अपना परिवार है वो भी सामाजिक नैतिक विकास, पड़ोस भी करता है, खेल का मैदान, विद्यालय और मित्र मंडली, ये ध्यान में रखना। प्रश्न किस तरीके से पूछता है उसको देखना। एक प्रश्न और बात करता हूं मैं, जैसे कि शारीरिक, प्रश्न क्या है कि शारीरिक शारीरिक विकास को
प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। प्रश्न पूछ ले कि शारीरिक विकास को प्रभावित करता है तो कौन करता है? खेल का मैदान। कौन करता है? तो आंसर क्या रहेगा अपना? खेल का मैदान। प्रश्न पूछे कि सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित कौन करता है सर्वाधिक? तो अपना उसमें परिवार भी आता है, पड़ोस भी आता है, खेल का मैदान भी आता है, विद्यालय भी आता है और क्या आता है अपना मित्र मंडली भी आता है। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि शारीरिक विकास को प्रभावित करता है तो कौन करता है? केवल और केवल खेल का मैदान करता है। तो ये अपने क्या रहेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक या अपने तत्व रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। अब बात करेंगे हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अब किसकी बात करेंगे कि अपने अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले अभिवृद्धि और फिर अपना विकास। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट अंतर कौन सा होता है। पहला अंतर देखते हैं कि अपनी जो अभिवृद्धि होती है वो एक सीमित अवधारणा होती है। अभिवृद्धि क्या होती है कि सीमित अवधारणा होती है, इसके अंदर केवल शारीरिक जो पक्ष होता है उसको शामिल किया जाता है। अपना जो विकास होता है वो क्या होती है कि व्यापक अवधारणा होती है और इसके अंदर विविध पक्षों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो पहला अंतर क्या रहेगा अपना कि अभिवृद्धि एक सीमित अवधारणा है। क्या है अपनी एक सीमित अवधारणा है। क्यों है? इसमें क्या है कि केवल शारीरिक पक्ष क्या होता है? शामिल होता है। विकास क्या होता है अपना? विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास अभिवृद्धि क्या होती है? अपनी एक सीमित अवधारणा होती है और विकास क्या होता है? एक व्यापक अवधारणा होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें विविध पक्ष क्या होता है? इसमें विविध पक्ष शामिल होते हैं। विविध पक्ष क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो पहला अंतर अपना ये रहेगा। ठीक है, पहला अंतर क्या रहेगा कि अभिवृद्धि है वो एक क्या है? सीमित अवधारणा है जिसके अंदर केवल और केवल शारीरिक पक्ष को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। फिर बात करूं मैं विकास की, तो विकास क्या होता है? एक व्यापक अवधारणा होती है जिसके अंदर शारीरिक प्लस यानी कि व्यापक या विविध क्या है? पक्षों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। दूसरे अंतर की मैं बात करूं तो दूसरा अंतर क्या रहेगा अपना कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है या हम बोले कि परिपक्वता तक। यानी कि जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है कि सीमित समय तक होती है। कहां तक होती है? सीमित समय तक होती है, अर्थात परिपक्वता तक ही क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। लेकिन विकास वो क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली क्या एक प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये अपना क्या रहेगा? दूसरा अंतर रहेगा कि अभिवृद्धि है वो क्या एक निश्चित समय तक होती है, अर्थात परिपक्वता तक होती है। लेकिन विकास है वो क्या है? जीवन पर्यंत तक चलता है। तीसरा अंतर रहेगा अपना, तीसरा अंतर देखते हैं कि अभिवृद्धि बाह्य होती है, अतः दृश्यात्मक है। यानी कि अभिवृद्धि होती है वो बाह्य होती है। यानी अभिवृद्धि का अर्थ हमने क्या देखा था? किसी व्यक्ति के शरीर की जो आकार, ऊंचाई, जो भार है उसमें परिवर्तन जिसको मापा जा सकता है वही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। इसलिए अभिवृद्धि क्या होती है? बाह्य होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? बाह्य होती है। इसलिए इसको क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। अर्थात अभिवृद्धि क्या होती है? दर्शात्मक होती है। जबकि विकास का स्वरूप क्या होता है?
स्वरूप आंतरिक होता है। विकास का स्वरूप कैसा होता है? आंतरिक होता है, आंतरिक होता हो। अतः अदृश्यात्मक होता है, अदृश्यात्मक होता है। यानी कि अभिवृद्धि होती है वो बाह्य होती है, उसको देखा जा सकता है, और विकास का एक आंतरिक स्वरूप होता है जिसको देखा नहीं जा सकता है। ये अपना क्या रहेगा? तीसरा अंतर रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं नंबर 4 कि अभिवृद्धि बाह्य होने के कारण क्या कर सकते हैं? इसका आसानी से होने के कारण इसका आसानी से मापन किया जा सकता है। यानी अपनी अभिवृद्धि क्या होती है? बाह्य होती है, और बाह्य होने के कारण ही क्या है? उसका आसानी से क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, आकार कैसा है, इसका भार कितना है। बाह्य होने के कारण इन सभी चीजों का क्या है? हमें पता चल जाता है कि इसका वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, इसका आकार कैसा है। नेक्स्ट अपना क्या है? विकास का मापन करना संभव नहीं होता है। विकास का मापन करना संभव नहीं होता है। तो अपना क्या है कि अभिवृद्धि बाह्य होती है, और बाह्य होने के कारण अभिवृद्धि का क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं विकास की, तो विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है, इसके कारण विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। तो विकास का मापन संभव नहीं होता है। विकास का क्या नहीं होता है? मापन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अंतर देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना कि विकास का स्वरूप क्या होता है? अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप मात्रात्मक होता है। ठीक है, अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। जबकि विकास का स्वरूप कैसा होता है? विकास का स्वरूप मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। अपनी अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा रहेगा? मात्रात्मक रहेगा, यानी कि अभिवृद्धि को मात्रा के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जबकि अपना विकास का स्वरूप कैसा रहेगा? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभिवृद्धि होती है, उसकी मतलब दिशा, उसकी निश्चित दिशा का या क्रम का होना क्या नहीं है? जरूरी नहीं है। अभिवृद्धि की निश्चित दिशा व क्रम का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अपनी जो अभिवृद्धि होती है उसका जो दिशा होती है, उसका क्रम होता है, उसका दिशा का क्रम होना क्या नहीं है? जरूरी नहीं है। लेकिन विकास की निश्चित दिशा और क्रम होता है। लेकिन विकास की निश्चित दिशा व क्रम होता है। अपना जो विकास होता है उसकी क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है, उसका एक निश्चित क्या होता है? क्रम होता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि विकास भी
विकास भी हुआ है, हुआ है। यानी कि अपनी जो अभिवृद्धि हुई है उसका मतलब यह नहीं कि विकास भी हुआ है, लेकिन 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 विकास हुआ है, विकास होता है। तो इसका मतलब अभिवृद्धि भी हुई है, अभिवृद्धि भी हुई है। ठीक है, अपना जो विकास हुआ है उसका मतलब क्या होता है, अभिवृद्धि भी हुई है। लेकिन अभिवृद्धि हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि विकास भी हुआ है। तो अपनी क्लास के आज तक यही देखी, अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास के अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा बोले या बाल विकास बोले, तो उसके अंदर हमने उसका अर्थ देख लिया, उसकी परिभाषा देख ली, फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, अभिवृद्धि और विकास दोनों के अंदर क्या देख लिया, अंतर देख लिया है। तो कल हम बात करेंगे कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनकी बात करें। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी।